Good morning and Jai Hind everyone. Today we will be discussing a very important topic from the point of view of banking examination, that is starters. तो आज वैसे तो आपने स्टार्टर एक ही सुना होगा, स्टार्टर जो पार्टीज में होता है जिसमें खाने के पहले आपको स्टार्टर्स खाने को मिलते हैं, स्प्रिंग रोल, मोमोज, है ना, और चाउमीन एंड बाकी फ्राइड राइस, मंचूरियन, ये सब स्टार्टर खाने को मिलते हैं। लेकिन आज आपके स्टार्टर में कुछ और होगा। अब वो स्टार्टर्स में क्या होगा? आज स्टार्टर्स में कंजंक्शन होंगे आपके। और कंजंक्शन ये टॉपिक होता क्या है पहले ये समझ लीजिए। स्टार्टर टॉपिक बहुत इजी है, लगता डिफिकल्ट है। इसमें आपका कंजंक्शन का नॉलेज टेस्ट होता है। मतलब अगर आपको कंजंक्शन अच्छे से आता है तो स्टार्टर आप आराम से कर सकते हो। अब स्टार्टर में क्या होता है, आपको यहां दो सेंटेंसेस गिवन होंगे, 1 और 2 करके, और इसमें आपको ऑप्शंस दिए होंगे ए बी सी करके, या 1 2 3 करके भी गिवन हो सकते हैं। और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट हम यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर एक स्टेटमेंट लिखा हुआ जैसे ऑल दो, यहां दो सेंटेंसेस गिवन है, फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस, दो सेंटेंसेस, और यहां पर ऑल दो, डिस्पाइट, सिंस, ये कंजंक्शन दिए होंगे। और इनसे आगे हमें कुछ थोड़ी सी एक लाइन गिवन होगी, इनकम्प्लीट लाइन, नॉट कंप्लीट, इनकम्प्लीट। हमें पहचानना है कि हम कौन से सेंटेंस से सेंटेंस की स्टार्टिंग कर सकते हैं। मतलब इन दोनों सेंटेंस को मिलाकर हम किस सेंटेंस से क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? अब क्वेश्चन से आपको और ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। तो क्वेश्चन आप देखिए यहां पर, उससे और क्लियर होगा। जैसे यहां देखिए आपके दो सेंटेंस गिवन है। पहला ये सेंटेंस गिवन है फर्स्ट, और हमारा क्या गिवन है, ये सेकंड सेंटेंस। इसमें हमें नीचे क्या दिया गया, 1 2 3 करके, ऑल्दो, सिंस, एज, और इसके आगे थोड़ा सा ऊपर वाला पार्ट लिखा गया है। और हमको बताना है किससे सेंटेंस मतलब स्टार्ट होगा, मतलब कौन से दोनों सेंटेंस इन स्टार्टर्स से कनेक्ट करके स्टार्ट किए जा सकते हैं। तो ये हमें डिसाइड करना है। तो ट्राई करिए सब लोग आंसर इसका, और 30 सेकेंड्स है इसका, रीड आउट करिए और बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो यहां मैंने 30 सेकेंड्स का टाइमर आपके लिए लगा दिया है। अब आप बताइए इसमें क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। ऑल दो से बिगिन होगा, सिंस से बिगिन होगा, कि एज से बिगिन होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए इसमें क्या होगा। अब देखिए, इसको पहला वाला क्वेश्चन है तो थोड़ा सा दिक्कत जा रही होगी, तो मैं इसको समझाता हूं आपको। जैसे सिंस का यूज किसके लिए होता है? वी यूज सिंस फॉर विच थिंग? इट इज यूज फॉर टू थिंग्स, वन इज टाइम, अनदर वन इज रीजन। तो अगर हमने सिंस से यहां कनेक्ट करने की कोशिश करी तो इसका मतलब क्या होगा, चूंकि पॉलिटिकल लीडर्स कंटिन्यू, मतलब जैसे हमने सेंटेंस को रीड किया तो क्या लिखा है, इलेक्शन कमीशन हैज बैंड इन्वोकिंग द नेम ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया, बैन किया है। किस चीज का बैन किया? आप रिलीजन या कम्युनिटी का नाम यूज नहीं कर सकते, इसका आवाहन नहीं कर सकते, लोगों से वोट मांगने के लिए आप इसका यूज नहीं कर सकते। सेकंड में क्या गिवन है, हाउएवर। हाउएवर मतलब क्या दिखा रहा है, कॉन्ट्रास्ट। फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स ऐसा कंटिन्यू कर रहे हैं टू यूज देम सो ब्लैटेंटली, मतलब बिल्कुल बेशर्मी से यूज कर रहे हैं, बिकॉज दे नो, क्योंकि उनको पता है मुस्लिम्स का एक से होता है, मतलब मुस्लिम्स एक फैक्टर होते हैं व्हेन इट कम्स टू इलेक्शंस। अब दोनों सेंटेंस में हम क्या दिखा रहे हैं, क्या एक सेंटेंस दूसरे का रीजन है कि दोनों में कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं? जैसे इसमें क्या बोला, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, मना किया है, नहीं यूज करना है नेम ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी। लेकिन इसने क्या किया है, लोग फिर भी यूज कर रहे हैं। तो हम दोनों सेंटेंस में क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, विरोधाभास दिखा रहे हैं। और सिंस किस काम आता है, रीजन के।
तो क्या सिंस से बन सकता है? सिंस पॉलिटिकल लीडर्स कंटिन्यू टू यूज देम, नहीं, सिंस से बिगिन नहीं हो सकता, यानी हमारा आंसर सेकंड तो नहीं होगा। एज भी किस लिए यूज होता है? रीजन के लिए। एज इलेक्शन कमीशन हैज, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है इसलिए लोग बेशर्मी से यूज कर रहे हैं, कि बयान करने के बावजूद यूज कर रहे हैं? हमें क्या बोलना चाहिए? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने बैन किया इसलिए वो यूज कर रहे हैं, या इलेक्शन कमीशन के बैन करने के बावजूद भी नाम यूज कर रहे हैं? क्या बेटर जाएगा, क्योंकि कि बावजूद? बावजूद यानी कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे, तो हमारा थर्ड भी आंसर नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा हमारा? फर्स्ट, ऑल्दो द इलेक्शन कमीशन हैज बैन्ड इन्वोकिंग द नेम ऑफ रिलीजन और कम्युनिटी, comma, political leaders continue to use them so blatantly because they know that Muslims have a say when it comes to elections. तो हमारा ये दोनों सेंटेंस किसके जरिए स्टार्ट और कनेक्ट हो जाएंगे? ऑल्दो के जरिए। समझ में आ रही बात? ये इसका एक्सप्लेनेशन भी मैंने यहां लिखा है, देखिए, ऑल्दो द इलेक्शन कमीशन हैज बैन, हालांकि इलेक्शन कमीशन ने बैन किया है, क्या बैन किया है? नेम ऑफ रिलीजन या कम्युनिटी लेने को, फिर भी पॉलिटिकल लीडर्स क्या कर रहे हैं? बेशर्मी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है मुस्लिम्स एक फैक्टर होते हैं इलेक्शंस के दौरान। समझ में आया? पहले क्वेश्चन से आपको एक क्लैरिटी मिल गई होगी कि क्वेश्चन करना कैसे। अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। अब इसको ट्राई करें सब लोग। टाइमर वाला सेक्शन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है, मेरे से गड़बड़ हो गई इसमें, इसको बंद ही कर देते हैं। तो बताइए सेकंड में क्या होगा, ट्राई करें आंसर। अब इसमें देखिए हमारा किससे बन सकता है इसमें। अब जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको करना है तो आपको रीडिंग करनी है। कैसे रीडिंग करनी है? जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा है थर्ड ऑप्शन, क्या लिखा है थर्ड ऑप्शन? प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज। तो अब यहां पर हमारा प्रोसेसिंग यहां गिवन है, प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू हर्बल मेडिसिन। अब आगे क्या हम कुछ कनेक्शन बना पा रहे हैं? कुछ बन पा रहा है कनेक्शन दोनों सेंटेंस में? जब हम प्रोसेसिंग से बना रहे हैं तो प्रोसेसिंग नेचुरल रिसोर्सेज इनटू हर्बल मेडिसिन कुड बी यूज्ड टू द एडवांटेज ऑफ, लेकिन बस इसमें एक ही सेकंड सेंटेंस ही तो जोड़ पाएगा। अगर हम लिखेंगे कि प्रोसेस करते हुए, किसका प्रोसेस करते हुए? नेचुरल रिसोर्सेज का हर्बल मेडिसिन, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज को हर्बल मेडिसिन में बदलकर हम इसका क्या कर सकते हैं? एडवांटेज ले सकते हैं दोज हु लिव इन द माउंटेन रीजन्स। तो ये दो आपस में सेकंड वाला तो पूरा सेंटेंस कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन कौन सा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है? फर्स्ट। तो क्या हमारा आंसर थर्ड होगा क्या? नहीं, थर्ड हमारा आंसर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब हम लोग किससे ट्राई करेंगे? फर्स्ट, जो हमें ऑप्शन गिवन है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? ऑप्शंस का यूज करके करना है। एज द वर्ल्ड इज एगॉग, एगॉग मतलब क्या होता है? उत्सुक होना, एक्साइटेड होना। वर्ल्ड क्योंकि उत्सुक है हर्बल, ऑर्गेनिक और किससे? एथनिक प्रोडक्ट से, इसलिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने एडवांटेज के लिए। दोज हु लिव, मतलब जो लोग माउंटेन एरियाज में रह रहे हैं, वो इसलिए इसका एडवांटेज उठा सकते हैं, क्या? प्रोसेस करके नेचुरल रिसोर्स को, किसमें? हर्बल मेडिसिन में। तो ये एज से दोनों सेंटेंसेस कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हो रहे हैं भाई। हमने बोला ये क्योंकि वर्ल्ड इंथुजियास्टिक है इसलिए हम इसका क्या कर सकते हैं? फायदा उठा सकते हैं। तो यहां पर हम रीजन दिखा रहे हैं, तो हमारा एज से बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। समझ में आई बात? अब हम लोग द फैक्ट से बना के देखते हैं। द फैक्ट, फैक्ट मतलब क्या होता है? कोई तथ्य को प्रेजेंट करना। तो द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज एगॉग, द फैक्ट ये है, तथ्य ये है कि वर्ल्ड एगॉग है। एगॉग मतलब क्या? एक्साइटेड है। किसको लेकर? हर्बल, ऑर्गेनिक और एथनिक प्रोडक्ट्स को लेकर। इसलिए हम इसका यूज कर सकते हैं क्या करने के लिए? एडवांटेज उठाने के लिए। माउंटेन रीजन्स में जो लोग रह रहे हैं उसका फायदा उठा सकते हैं नेचुरल रिसोर्स को किसमें कन्वर्ट करने में? हर्बल मेडिसिन में। तो यहां फैक्ट से भी बन जाएगा और किससे बन जाएगा? हमारा एज से भी बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। तो हमारा आंसर विल बी।
अब देख लेते हैं इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एक बार थोड़ा सा। ये देखिए, ये लिखा भी हुआ है, एज द वर्ल्ड इज एगॉग विद हर्बल, ऑर्गेनिक एंड एथनिक प्रोडक्ट्स, दिस कुड बी यूज्ड, हमने एज का यूज किया और दूसरी तरफ हमने कॉमा का यूज करके सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। और हमें पता भी एज कैसा एकला चलो कंजंक्शन है ना, बिना किसी कंजंक्शन के आगे यूज होता है, बस कॉमा यूज होता है, तो हमने एज के जरिए दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। फिर हमने फैक्ट से कैसे कनेक्ट कर दिया, द फैक्ट दैट द वर्ल्ड इज एगॉग विद हर्बल, ऑर्गेनिक एंड एथनिक प्रोडक्ट्स कुड बी यूज्ड, मतलब इनका इस्तेमाल कर सकते, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया सकता है, टू द एडवांटेज ऑफ दोज हु लिव इन द माउंटेनियस रीजन्स इफ दे कैन प्रोसेस नेचुरल रिसोर्सेज इनटू हर्बल मेडिसिन। समझ में आई बात, बोलिए यस और नो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, हम बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऋत्विक वेरी गुड, यस सर। ट्राई करें, कौन सा क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉरी, वही चीज करना है हमें। सेकेंड ऑप्शन, वाइल द नेशनल फार्मास्यूटिकल, वाइल का मतलब क्या होता है, वेयर एज, जबकि, है ना, या वाइल का दूसरा मतलब होता है एट द सेम टाइम। तो क्या वाइल से दोनों कनेक्ट हो पा रहे हैं, रीड करते वक्त कैसा लग रहा है, ऑकवर्ड आ रहा है कि बिल्कुल सही आ रहा है। नाउ से फिर करके देखिए, और फिर कैपिंग द प्राइस से करके देखिए, सारे ऑप्शंस को ऐसे वन बाय वन टेस्ट करिए। गुड मॉर्निंग विनय, वेरी गुड मॉर्निंग। थोड़ा सा ये क्वेश्चन डिमांड करते हैं आपकी रीडिंग, इससे आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी इंप्रूव होगा, स्किल्स इंप्रूव होंगी रीडिंग की। क्या होगा इसका आंसर, चलिए साथ में करा जाए। तो कोच पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे सेंटेंस नीचे से शुरू करते हैं, थर्ड से। नाउ दैट द प्राइस, अब ये नाउ जो है, अब अगर हम ध्यान से देखें तो कहां पर दिया है, जैसे यहां द नेशनल, पहले तो दोनों का मीनिंग समझ लीजिए। इसमें मीनिंग क्या है, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने क्या किया, कैप किया। कैप मतलब क्या होता है, नियंत्रण करना, मतलब किसी चीज में कंट्रोल करना, प्राइसेस को कम ज्यादा करना, मतलब उनकी एक लिमिट सेट करना। तो कैप द प्राइसेस ऑफ मेडिकल स्टेंट्स, मेडिकल स्टेंट्स क्या होता है, एक ट्यूब होती है जो आपका मेडिसिन की फील्ड में यूज होती है, विच आर यूज टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो ये जो टेंट होता है, ट्यूब होता है, ये यूज होता है किसको ट्रीट करने के लिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज को। समझ में आया पहला सेंटेंस। इट इज एन एक्सट्रीम रेगुलेटरी मेजर नेसेसिटेटेड बाय द मार्केट, मतलब ये जो आया है, ये जो रेगुलेटरी मेजर, वो मार्केट की नीड की वजह से आया। मार्केट में जो फेलियर है, हम लोग फेलियर क्या है, हम लोग हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे, इसी वजह से ये क्या है, ये मेजर आया है। तो यहां पर अब हमें दोनों के मीनिंग क्लियर हो गए। अब वाइल से शुरू करते हैं। वाइल क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है, बट क्या दोनों में कोई कॉन्ट्रास्ट है क्या, विरोधाभास है क्या, नहीं। तो विरोधाभास नहीं है तो वाइल से बनेगा क्या, नहीं। वाइल द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, अगर हम वाइल बोलते तो दूसरी तरफ हम कुछ और एक नेगेटिव सेंटेंस, मतलब दोनों तरफ पॉजिटिव या दोनों तरफ नेगेटिव होता, इस तरीके से हम लोग कुछ कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे होते, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव का वाइल के साथ। जब जैसे मैं कहूंगा, जबकि मैं एक टीचर हूं, मेरी बहन क्या है, लॉयर है, तो वाइल आई एम टीचर माय सिस्टर इज अ लॉयर, तो ये एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने के काम आएगा। तो दोनों में कॉन्ट्रास्ट तो दिखाने के, तो वाइल से बनेगा नहीं। नाउ दैट द प्राइसेस, अब यहां पर देखिए, नाउ से भी नहीं बनेगा। नाउ दैट द प्राइसेस ऑफ, नाउ की तो बात ही नहीं कर रहे हम लोग, और नाउ दैट द प्राइसेस ऑफ मेडिकल स्टेंट्स आर, फिर भी हमारा ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा, विच आर यूज टू ट्रीट कोरोनरी आर्टरी डिजीज, तो दिस कैनॉट बी कनेक्टेड, नाउ से भी कनेक्ट नहीं हो पा रहा। अब हम लोग किससे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, कैपिंग, कैपिंग द प्राइसेस, कैपिंग द प्राइसेस ऑफ मेडिकल स्टेंट्स which are used to treat coronary artery disease by the National Pharmaceutical Authority
is an extreme regulatory measure necessitated by the market failure that afflicts overall delivery of healthcare in India. तो कैपिंग से हमारा दोनों क्या हो जा रहे हैं, कनेक्ट हो जा रहे हैं. तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, ओनली फर्स्ट इज करेक्ट. और इस तरीके से दोनों कनेक्ट होंगे. कैपिंग द प्राइसेस ऑफ मेडिकल स्टेंट्स which are used to treat coronary artery disease by the National Pharmaceutical Pricing Authority is an extreme regulatory measure necessitated by the market failure that afflicts मतलब क्या होता है, कुछ कष्ट देती है, परेशान करती है, afflicts the overall delivery of healthcare in India. समझ में आया, थोड़ा सा टफ था, लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने पड़ेंगे बैंक पीओ के हिसाब से. कोई दिक्कत इसमें, इसका पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो जिससे आप रीड कर पाएंगे कि कैसे हमने स्टार्टर कनेक्टर का यूज किया है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. अब आता है फोर्थ. दो इंडिया इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी टुडे, भारत क्या है, बहुत ज्यादा तीव्र क्या है, डेमोक्रेसी है, आजकल लोकतंत्र है. मतलब भारत आज की डेट में बहुत तीव्रता से एक लोकतंत्र को फॉलो करता है. पॉलिटिक्स इन द बैटल ग्राउंड स्टेट इज स्टिल, मतलब डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी क्या, पॉलिटिक्स जो है, राजनीति जो है, जो युद्ध स्तर पर होती है, जमीनी स्तर पर होती है, वो अभी भी इन्फ्लुएंस होती है किससे, हिंदू कास्ट सिस्टम से. अ सोशल हायरार्की विद इट्स ओरिजिन इन एंटीक्विटी. एंटीक्विटी मतलब जो पुराने समय से चला रहा है, प्राचीन समय से, पुरातत्व, पुराने समय, उसको हम कहते हैं एंटीक्विटी. अब यहां पर हम लोग देखते हैं, क्या कोई किसी का रीजन है क्या, नहीं. हम बोल रहे हैं लोकतंत्र है, लेकिन आज भी लोकतंत्र होने के बावजूद भी हमारा जो डेमोक्रेसी है वो किस पे डिपेंडेंट है, कास्ट पे डिपेंडेंट है. मतलब क्या है, हमारा एक तरीके से कास्ट सिस्टम पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है. इतना लोकतंत्र होने के बावजूद भी हम लोकतंत्र को फॉलो नहीं करते, किसको फॉलो करते हैं, कास्ट को. तो दोनों सेंटेंस में हम क्या दिखा रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं. तो क्या हमारा एस से बन सकता है, नहीं. एस तो हमारा क्या दिखाता है, रीजन दिखाता है. तो क्योंकि इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इसलिए कास्ट सिस्टम, ऐसा नहीं है. का वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी हमारे यहाँ क्या चलता है, कास्ट सिस्टम चलता है. तो एस तो बनेगा. अब आता है नेक्स्ट हमारा, इवन दो इंडिया टुडे इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, पॉलिटिक्स, इवन दो क्या करता है, ये हमारा कॉन्ट्रास्ट दिखाने के काम आता है. हालांकि इंडिया आज एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, फिर भी पॉलिटिक्स जो होती है बैटल ग्राउंड में, वो किस पे डिपेंडेंट है, हमारा कास्ट सिस्टम पे. तो इवन दो से बन रहा है, हाँ बिल्कुल बन रहा है. अब डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब भी क्या होता है, के बावजूद, मतलब ये भी एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है. तो डिस्पाइट इंडिया बीइंग अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, इंडिया वाइब्रेंट डेमोक्रेसी होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स अभी भी किससे गाइडेड हो रही है, कास्ट सिस्टम से. तो वन से भी बन जाएगा और किससे, थर्ड से भी. तो आंसर इसमें क्या होगा, बोथ वन एंड थर्ड आर करेक्ट. समझ में आ रही बात. तो यहां पर दिस विल बी द करेक्ट आंसर. ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है. इवन दो इंडिया टुडे इज अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी टुडे, पॉलिटिक्स in the battleground state is still influenced by the Hindu caste system, a social hierarchy with its origin in antiquity. Despite से कैसे बनाया, despite India being a vibrant democracy today, politics in the battleground state is still influenced by the Hindu caste system, a social hierarchy with its origin in antiquity. समझ में आई बात. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ. गुड मॉर्निंग कोमल, ट्राई करें कोमल, क्वेश्चंस के आंसर्स क्या होंगे इसके फिफ्थ का. और टफ लेवल के क्वेश्चन है, मेंस लेवल के क्वेश्चन है पीओ के. रीड आउट करें एंटायर पूरा उसको, 1 मिनट है आपके पास. गुड मॉर्निंग अभिषेक जी.
क्या होगा इसका आंसर? विनय, ऋत्विक, कोमल। सर आई एम ऑन द वे, आई जस्ट ज्वाइन इन द क्लास। वेरी गुड, कोई बात नहीं, ट्राई फिर भी करें, कई बार होता है, लेट हो जाता है। तो ऋत्विक, यस ऋत्विक बताइए, आंसर बताना है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, ट्राई जरूर करना है सबको। रीड करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों को ना। चलिए देखते हैं, बहुत बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। अब यहां पर हम लोग पहले तो रीड करके समझ लेते हैं मीनिंग क्या है। रशिया वेरी ऑफ, वेरी मतलब क्या होता है? सतर्क होना, किसी चीज के बारे में कॉशियस होना। एक वरी होता है, वो होता है चिंतित होना, और एक होता है WARY, वेरी, इसका मतलब क्या होता है? कॉशियस होना, सतर्क होना। तो रशिया कॉशियस है, किस चीज के बारे में कॉशियस है? नेटो एक्सपेंशन प्लान, मतलब उसको बारे में वो कॉशियस है, सतर्क है। वॉज बीइंग पिलरीड, पिलरीड मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज्ड, मतलब निंदा करना। बाय द वेस्ट, मतलब वेस्ट निंदा कर रहा है, किसकी निंदा कर रहा है? रशिया की। फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स वॉर इन चेचन्या सिंस 1994। तो 1994 से वेस्ट क्रिटिसाइज कर रहा है रशिया को चेचन्या वॉर के ऊपर। कोई डाउट इसमें? पहला सेंटेंस समझ में आ गया। सेकंड, इट वॉज डिफेंडेड, इट मतलब कौन? रशिया। रशिया वॉज डिफेंडेड बाय चाइना, इन रिटर्न फॉर विच मॉस्को स्टॉप क्रिटिसाइजिंग चाइना ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड। भैया रशिया को कौन डिफेंड कर रहा है? चाइना। वेस्ट पूरा अगेंस्ट है रशिया के, लेकिन चाइना रशिया को क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है चेचनिया वॉर के ऊपर। इसके बदले में भाई गिव एंड टेक वाला मामला बनता है, तो रशिया भी क्या कर रहा है? चाइना की ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज करना उसने क्या कर दिया है? बंद कर दिया। एंड रिटेरेटेड इट्स सपोर्ट, और रिटेरेटेड मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स देना या कुछ चीज दोहराना। तो वो अपना सपोर्ट दिखा रही है फॉर चाइना पॉलिसी ऑन ताइवान एंड तिब्बत। तो एक तरफ जहां वेस्ट रशिया को क्या कर रहा है? क्रिटिसाइज कर रहा है, दूसरी तरफ जो चाइना है वो रशिया को क्या कर रहा है? डिफेंड कर रहा है। तो यहां दोनों सेंटेंस में क्या दिख रहा है? विरोधाभास दिख रहा है, यस और नो, कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। तो अब क्या हम लोग पहले डिफेंडिंग से ट्राई करते हैं, क्या डिफेंडिंग से बना सकते हैं? डिफेंडिंग चाइना इन रिटर्न ऑफ, अब इन रिटर्न ऑफ में आगे क्या लिखा है? फॉर लिखा है, तो पहले तो ये पार्ट ऑफ स्पीच भी गलत जा रही है। अगर हम लोग इसको भी मान लें सही, डिफेंडिंग चाइना इन रिटर्न ऑफ विच मॉस्को स्टॉप क्रिटिसाइजिंग चाइनाज ह्यूमन राइट रिकॉर्ड, तो भी हमारा स्टेटमेंट नंबर केवल 2 ही कनेक्ट हो पाएगा। यानी फर्स्ट वाले ऑप्शन से स्टेटमेंट नंबर कौन सा कनेक्ट हो पाएगा? 2। लेकिन क्या फर्स्ट कनेक्ट हो पाएगा? अगर हम इससे स्टार्टिंग कर रहे हैं तो सेकंड तो कनेक्ट हो जा रहा है, लेकिन क्या फर्स्ट कनेक्ट हो पा रहा है? क्या नहीं, तो हमारा आंसर फर्स्ट नहीं होगा। समझ में आई बात? अब वाइल से यूज करते, तो वाइल तो कॉन्ट्रास्ट के लिए यूज होता है, हमने पढ़ा था, मैंने बताया था वेयर एज के सेंस में। while Russia wary of NATO expansion plan was being plagiarized by the West for the conduct of its war in Chechnya since 1994, comma, it was defended by China, और बाकी आगे का रीड करेंगे प्रॉपर जाएगा। तो while से तो हमारा आंसर डेफिनेटली बन रहा है। Reiterating its support for China's policy on Taiwan and Tibet, it was defended by China। लेकिन फिर भी अगेन हमारा फर्स्ट सेंटेंस कनेक्ट नहीं हो पाएगा, तो ना हमारा फर्स्ट होगा ना थर्ड होगा, आंसर क्या होगा? ओनली सेकेंड इज करेक्ट। समझ में आई बात? एक बार वेरी गुड। कोमल आपने ये बताया, डी बताया, तो डी नहीं होगा बेटा, आंसर होगा ओनली सेकेंड। समझ में आई मिस्टेक अपनी? देखिए यहां पर लिखा भी आंसर मैंने, वाइल रशिया wary of NATO expansion plans was being pilloried by the West for the conduct of its war in Chechnya since 1994. It was defended by China in return for which Moscow stopped criticizing China's human rights record and reiterated its support for China's policy on Taiwan and Tibet। समझ में आया? आई होप सो आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ। कैसे लग रहे हैं? बिल्कुल है ना, जबरदस्त क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपने कभी प्रैक्टिस नहीं किए होंगे। बैंक पीओ लेवल के हैं, एसएससी वाले बच्चे अगर देख रहे हैं तो देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए काफी खतरनाक है।
ये सब क्वेश्चंस हाइब्रिड मॉडल में हो, ऑफलाइन में तो मजा आ जाता है इसमें। क्या होगा इसका आंसर, ट्राई करें आराम से, 1 मिनट है आपके पास। कोमल, ऋत्विक, विनय। पहले दोनों सेंटेंस को रीड आउट करिए, मीनिंग अच्छे से समझिए, फिर ऑप्शंस को ट्राई करिए। कर लिया? किससे बनेगा? किससे बनाया आप लोगों ने? सेकंड से? सेकंड से नहीं बनेगा, सेकंड से नहीं बनेगा। और क्यों नहीं बनेगा? देखिए, इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट दोनों का मीनिंग क्या होता है? सेम होता है, यस और नो। लेकिन इंस्पाइट ऑफ के बाद हमें डेस्परेट नीड नहीं रखना चाहिए था। इंस्पाइट ऑफ के बाद हमें रखना चाहिए था इंस्पाइट ऑफ हैविंग परवेसिव एंड रूथलेस स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल। इंस्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या होता है? जैसे हम कोई चीज पॉजिटिव में कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट फिर भी कैसा हो जा रहा है? नेगेटिव। जैसे हम बोलेंगे ना, मेहनत करने के बावजूद भी वह फेल हो गया। कभी हम ऐसे कह सकते हैं, फेल होने के बावजूद? ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग क्या बोलेंगे? मेहनत करने के बावजूद वह फेल हो। उसी प्रकार से इंस्पाइट ऑफ डेस्परेट नीड नहीं होगा, क्योंकि ये तो रिजल्ट दिखा रहा है। और हमारा इंस्पाइट ऑफ के साथ रिजल्ट नहीं, क्या प्लेस करना चाहिए हमें? कंडीशन। जब बोलते ना कि मेहनत करने के बावजूद वो फेल हो गया, तो मेहनत करना ये उसकी कंडीशन थी, ये उसका वर्क था, एक्शन था, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? वो फेल हो गया। तो यहां पर हमें इंस्पाइट ऑफ के बाद ये रिजल्ट रखना चाहिए था कि ये एक्शन कंडीशन रखनी चाहिए थी। एक्शन कंडीशन कि डेस्परेट इंस्पाइट ऑफ हैविंग, मतलब एक परवेसिव, बिल्कुल व्यापक, फैला हुआ, रूथलेस, आक्रामक स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल, मतलब बिल्कुल नियंत्रण के बावजूद जो इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड है फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, वो हैवाना के जेरेटिक्स को, जेरेटिक्स मतलब बुजुर्ग को, जो मतलब काफी समय से एक आइडियोलॉजी फॉलो करे, उनको, उन कम्युनिस्ट को मजबूर कर रही है कि वो अपनी आयन ग्रिप क्या करे? लूजन करे, मतलब अपनी आइडियोलॉजी को धीरे धीरे क्या करे? गिव अप करे। जैसे मान लो पाकिस्तान एक आतंकवादी स्टेट, लेकिन भाई अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट का लालच होगा तो धीरे धीरे वो भी क्या सोचेंगे? आतंकवाद को क्या करो भैया, गिव अप करो अपनी आइडियोलॉजी को। तो यहां हमें ये बोलना चाहिए था, परवेसिव और रूथलेस स्टेट कंट्रोल होने के बावजूद भी वो अपनी आइडियोलॉजी को क्या करे? धीरे धीरे गिव अप करे। लेकिन हमने प्लेस क्या कर दिया? डेस्परेट नीड। तो डेस्परेट नीड के बावजूद कि परवेसिव कंट्रोल होने के बावजूद, परवेसिव कंट्रोल होने के बावजूद, तो सेकंड से नहीं, लेकिन डिस्पाइट से बन जाएगा। क्यों? डिस्पाइट परवेसिव एंड रूथलेस पॉलिटिकल कंट्रोल, द इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फोर्सिंग हैवाना's geriatric communists to loosen their iron grip। अब क्या फोर्सिंग से बन सकता है? फोर्सिंग हैवाना's geriatric communists to loosen their iron grip, लेकिन आगे कुछ कनेक्ट ही नहीं बैठेगा, बस इतना ही पार्ट लिख पाओगे, तो इसलिए आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। कोई डाउट इसमें अंदर? तो यहाँ आंसर इज ओनली फर्स्ट इज करेक्ट। देखते हैं ऑनलाइन में किसी का सही हुआ क्या? नहीं। तो यहाँ पर ये आंसर इसका, डिस्पाइट परवेसिव एंड रूथलेस स्टेट पॉलिटिकल कंट्रोल, द इंक्रीजिंगली डेस्परेट नीड फॉर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज फोर्सिंग हैवाना's geriatric communists to loosen their iron grip। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ। पढ़िए, बताइए क्या होगा इसका आंसर। मजा आ रहा है बिल्कुल? ऐसे क्वेश्चंस क्लास में कभी आपने नहीं किए होंगे। तो यस, कोमल, ऋत्विक एंड विनय, क्या होगा इसका आंसर?
यस सर तो है, लेकिन आंसर क्या है? आराम से 1 डेढ़ मिनट ले लीजिए। किया, ट्राई किया, डिस्कस करें क्या आंसर होगा इसका। किससे बनाया, किससे स्टार्टिंग एंड कनेक्शन हो सकता है इसका? स्टार्टर कनेक्टर। फर्स्ट, वेरी गुड। सेकंड से? सेकंड से नहीं होगा, रीजन में हाउएवर के बाद अगर आप देखो तो क्या लिखा है, इक्वली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट डिसरप्शन एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक। तो यहां पर क्या लिखा है, हाउएवर ऑर्डिनेंस शुड बी, जबकि हाउएवर ऑर्डिनेंस शुड बी नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हाउएवर इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये कनेक्टर की तरह अगर यूज करना है मिडिल में, तो हमारा पहले ये प्लेस होना चाहिए, उसके बाद हाउएवर इक्वली, ये ऑर्डिनेंस शुड बी यूज्ड वाला बात नहीं होना चाहिए था यहाँ पर। ये हाउएवर क्या दिखाता है, रिजल्ट दिखाता है। तो हम क्या बोले, कंटेनिंग दैट ऑर्डिनेंस शुड बी इशूड ओनली टू मीट सर्टेन एक्सीजेंसी। जो ऑर्डिनेंसेस होते हैं, जो हम नियम बनाते हैं, लॉ बनाते हैं अचानक से, तो वो सर्टेन एक्सीजेंसीज, आपातकाल, संकट काल को मीट करने के लिए होनी चाहिए, फेस करने के लिए होनी चाहिए, वो भी विवशता पूर्वक परिस्थितियों में, मतलब जिसमें हम विवश हो जाए। इट इज हाउएवर, मतलब ये हाउएवर क्या दिखाएगा, रिजल्ट दिखाएगा। ये चीज के बावजूद हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि कई बार ये एक और डिसरप्शन की तरह यूज किया जाता है, जो ऑर्डिनेंस है वो डिसरप्शन की तरह यूज किया जाता है एज अ पार्लियामेंट्री टैक्टिक, प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ सेकंड से, अगर ऊपर ये वाली लाइन प्लेस करी होती, ये वाली सॉरी इक्वली इंपॉर्टेंट वाली, तो आंसर हो सकता था। इसलिए हमारा हाउएवर से बनेगा नहीं, किससे बनेगा, वाइल से बनेगा। कैसे बनेगा वाइल से, while contending that ordinance should be issued only to meet certain exigencies and under compelling condition, it is equally important to understand that disruption मतलब क्या था, रुकावट, खलल डालना, पार्लियामेंट्री टैक्टिक में ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। अंडर से तो बन नहीं पाएगा, अंडर से बस आप इतना ही पार्ट लिख पाओ, अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टेंसेस ऑर्डिनेंस शुड बी इशूड, बाकी आपका सेकंड तो कनेक्ट होगा नहीं, इसलिए आंसर ओनली वन इज करेक्ट। ये रहा आपका इसका आंसर डिटेल्ड, क्लियर। ऋत्विक, बी नहीं, बी गलत हो जाएगा, करेक्ट ये होगा, while contending that ordinances should be issued only to meet certain exigencies and under compelling circumstances, it is equally important to understand that disruption as the parliamentary tactic plays a significant role। कोई डाउट इसमें? अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? यस, क्या होगा इसका आंसर देन? फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन हैव बीन, जैसे हमने देखे हैव बीन, अब देखिए यहां पर फेडरलाइजेशन हैव बीन तो नहीं होगा भैया, क्यों? इलेक्शन रिजल्ट्स हैव बीन डिटरमिन्ड मोर ऑफन बाय रीजनल इश्यूज। फेडरलाइजेशन नहीं, कौन डिटरमिन होता है रीजनल इश्यूज से? असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स। तो इसका सब्जेक्ट ये है, जबकि यहां पर हमने हैव बीन का कौन सा सब्जेक्ट यूज किया? फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन। तो क्या ये आंसर हो सकता है? नहीं, ये आंसर नहीं होगा। समझ में आ रही बात? अब देखिए, while assembly election results have been, नहीं, यहां पर हम दिखा रहे हैं फेडरलाइजेशन और रीजनलाइजेशन के समय से। अब जब से एक रीजनलाइजेशन ने जोर पकड़ा है क्षेत्रवाद में, कब से? 1990 से, जब से उस गहराई से हमारी सोसाइटी में मतलब क्या है जुड़ा है, तब से असेंबली इलेक्शन किससे हो रहे हैं? तब से असेंबली इलेक्शन रिजल्ट्स हमारे डिटरमाइन हो रहे हैं रीजनल इश्यूज से, क्षेत्रीय इश्यूज से, rather than the national issue, than by नेशनल पॉलिटिकल वेरिएबल्स। तो नेशनल पॉलिटिकल इश्यूज के बजाय कौन डिटरमाइन कर रहा है आजकल इलेक्शन? रीजनल इश्यूज। और कब से कर रहा है? जब से एक क्षेत्रवाद की फीलिंग क्या हुई है, गहराई है। क्लियर? या प्रोसेस जो है जिसमें हमने रीजनलाइजेशन मतलब रीजन्स को ज्यादा ताकत दी है, तब से ये चीज हो रही है। तो यहां पर हम समय दिखा रहे हैं तब से लेकर आज तक, तो हम किसका यूज करेंगे? सिंस का। तो यहां पर थर्ड से जरूर बनेगा, सिंस द प्रोसेस ऑफ फेडरलाइजेशन एंड रीजनलाइजेशन deepened in the 90s, assembly elections have been determined more often by regional issues than by national political variables। इसलिए हमारा सिंस से तो बनेगा, लेकिन वाइल से नहीं बन सकता क्योंकि ये कॉन्ट्रास्ट दिखा रहा है, पर हम तब से लेकर आज तक बोल रहे हैं। और वाइल के बाद भी यहां पर हमने असेंबली इलेक्शन रिजल्ट पेश लिखा है, तो ये गलत होगा, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ओनली थर्ड इज करेक्ट। क्लियर है? अब देखिए यहां पर मैंने तो सोचा था आज बहुत सारा कंटेंट मैं आपके लिए लाया था, बट समहाउ पार्टिसिपेशन उतनी है नहीं, और मेन थोड़ा सा इसके पीछे रीजन भी है कि ये क्वेश्चंस पहले आपको खुद से ट्राई करने होंगे और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो क्या होगा, ज्यादा बेटर होगा। अभी क्या हो रहा है, ये वन वे ट्रैफिक चल रहा है जहां पर, क्योंकि आपने इसको किया नहीं है। अब जैसे अगर मैंने इसको आपको घर के से होमवर्क के लिए दिया होता और फिर इसको डिस्कस करे होते, तो क्या होता है, ज्यादा बेटर एक तरीके से आप पार्टिसिपेट कर पा रहे होते। तो इसलिए आज की क्लास को मैं इतना ही रखूंगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस तो और भी थे। देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14 और प्लस मैं एक और आपके लिए लाया था कंटेंट, जिसमें एक पीडीएफ और मैं आपके लिए लाया था। तो टोटल 25 क्वेश्चंस में लाया था, लेकिन समहाउ क्योंकि वो चीज उतनी पॉसिबल नहीं हो पा रही आज, तो इसलिए हम लोग आज की क्लास को यहीं रखेंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। इस सेक्शन के लिए सोचा जाएगा कि क्या और किया जा सकता है कि आपको इस तरीके मेंस लेवल का मिल जाए कंटेंट। तो प्रॉब्लम क्या होती है कि कुछ बच्चों का मेंस लेवल का अप्रोच है, लेकिन कुछ लोग क्लर्क का सोच रहे हैं, तो इसलिए इस क्लास में उतना शायद वो कनेक्टिविटी हो नहीं पाई। लेकिन मैं देखता हूं जो पीओ मेंस के बच्चे हैं या जो कनेक्ट होना चाहते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग इस क्लास को सेट किया जाए और लगाया जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।